Welcome to Stand for East, a new podcast series from Jammu and Kashmir, where we'll talk to prominent personalities of the region about important issues of the region. आज हमारे साथ मौजूद है सलमान सागर साहब, जो कि एक सीनियर पॉलिटिशियन है नेशनल कॉन्फ्रेंस से, और वो मेयर रह चुके हैं श्रीनगर के। ऑल्सो वो इस टाइम पे कैंडिडेट हैं हजरतबल कॉन्स्टिट्यूंसी से, जो श्रीनगर की बहुत ही अहम कॉन्स्टिट्यूंसी है। सलमान साहब, बहुत बहुत खैर मकदम हो आपका। फिलहाल हम शुरू करते हैं आपसे आपकी पर्सनल जर्नी के ऊपर। आप पॉलिटिक्स में अब आपको 2 to 3 डेकेड्स हो गए हैं ऑलमोस्ट। तो आपके फादर भी एक सीनियर पॉलिटिशियन है नेशनल कॉन्फ्रेंस के। तो एक लेगेसी है आपकी पॉलिटिक्स की। तो आपका जर्नी कैसे रही, आपकी एंट्री कैसे रही इसके अंदर, और क्या आपका सफ़र रहा है? बड़ा अच्छा है शुरुआत के लिए ये सवाल। मैं ऑलमोस्ट अब 24 साल से पॉलिटिक्स में हूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस की मेंबरशिप ली है उस वक़्त, आज से 24 साल पहले। हम मरहूम शेख नज़ीर साहब जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे, तो मेरे को ये एक खुद के साथ मुझको ये बड़ा अच्छा एहसास होता हमेशा कि मैंने नज़ीर साहब से काम किया हुआ है कुछ वक़्त, 5-7 साल। तो उसके बाद मैं वहाँ डिस्ट्रिक्ट प्रेज़िडेंट बना श्रीनगर का, अपने यूथ विंग का। तो लेटर ऑन मुझे मैंडेट दिया गया म्युनिसिपल इलेक्शन लड़ने के लिए 2004 में। तो उसके मैं इलेक्ट होके वहाँ से मैं चेयरमैन बना कॉर्पोरेशन में, एक स्टैंडिंग कमेटी का। देन आई वाज मेड डिप्टी मेयर। देन सब्सिक्वेंटली आई वाज मेड मेयर ट्वाइस। तब साल-साल की टर्म हुआ करती थी। तो ये 2010 तक चला, और 2010 के बाद मुझे पार्टी ने ज़िम्मेदारी दी 2013 में, मैं यूथ प्रेसिडेंट का ओहदा संभालूँ कश्मीर प्रोविंस का। तो आज तक मैंने वो कंटिन्यू किया हुआ है, हालाँकि जो अभी 2-3 साल पहले मुझे छोड़ देना चाहिए था। हम पार्टी ऑलरेडी इस चीज़ में थी कि हम नया प्रेसिडेंट बनाएँगे, लेकिन कुछ इंटरनल हालात की वजह से, इलेक्शंस और जो यहाँ कोविड वगैरह हो, उससे नहीं बन पाई। लेकिन मैं लॉन्गेस्ट सर्विंग यूथ प्रेसिडेंट भी रहा वहाँ। फिर मुझे पार्टी ने हज़रतबल असेंबली सेगमेंट का इंचार्ज बनाया 2 ढाई साल पहले, और फाइनली मुझे मैंडेट दे दिया और मैंने इलेक्शन लड़ा है। तो एक बहुत बड़ी जर्नी है एक आम इंसान के लिए, जो एस्पायर करता है अपने 18-19 साल की उम्र में शुरू करता है। तो मेयर भी बनता है, डिप्टी मेयर बनता है, चेयरमैन बनता है, यूथ प्रेसिडेंट बनता है एक पार्टी का सेगमेंट इंचार्ज बनता है, अल्टीमेटली इलेक्शन लड़ता है एक बहुत बड़ी पार्टी के प्लेटफॉर्म पे, टिकट पे। तो मुझे लगता है आई एम सेटिस्फाइड। अल्लाह ताला जो मैं चाहता था मुझे वो मिला। तो इंशाल्लाह मुस्तकीम जिस जो पर्पस था इस सब के लिए, आने वाले वक्त में वो भी साबित हो जाएगा कितना कामयाब हो जाएंगे। तो ये मेरी जर्नी रही है पॉलिटिक्स में। सो फार सो गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी रहे होंगे। आपने अभी ज़्यादातर हमें गिनाए कि आपके जो अचीवमेंट्स थे। इसके अंदर जो, क्योंकि यहाँ पे भी काफ़ी चैलेंजिंग टाइम आया पिछले 5 साल में। इससे पहले भी हो सकता है आपके लाइफ में कुछ और भी, एज अ पॉलिटिशियन, और भी कुछ चैलेंजिंग वक्त आया होगा। थोड़ा उसके बारे में बता सकते हैं? आपके आपके नज़रिए से सबसे चैलेंजिंग टाइम क्या था आपकी जर्नी में? देखिए मेरे लिए, मैंने कहा मैंने बहुत अर्ली स्टार्ट किया। आई वाज 18 ओनली जब मैंने ज्वाइन करा पॉलिटिक्स। तो अक्सर कहा जाता है कि जो जी लेगेसी फॉलो करते हैं, डायनास्टीज फॉलो करते हैं, तो उनको बड़ा प्लेटर पे मिल जाता है। लेकिन मैंने म्यूनसिपैलिटी का इलेक्शन भी सागर साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी से नहीं लड़ा हुआ है। वो भी हवा कल से लड़ा हुआ था। सो दैट वाज न्यू फॉर मी, ऐसा कुछ नहीं था। तो मैं वहां से जीता। तो उसके बाद जब मेयर बना, तो यहाँ सरकार पीडीपी की थी, और गुलाम हसन मीर साहब मिनिस्टर थे हाउसिंग के। उसके बाद काजी अब्दुल साहब आए, उसके बाद तारिक हमीद कारा साहब आए, जो बिटर क्रिटिक थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के उस वक्त परफॉर्म करना। तो उन्हें इंश्योर किया कि हम काम ना कर पाए। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज थे, लेकिन फिर भी जितना हमसे बेस्ट बन पाया हमने वो काम किया उस वक्त वहाँ। आज भी बहुत लोग याद करते हैं उस एरा को जो म्यूनसिपैलिटी में हमारा रहा है। अगर आप डेवलपमेंट की बात करेंगे, हमने फाउंटेन्स बनाए शहर में जो अभी भी विजिबल है। हमने कम्युनिटी हॉल्स बनाए हैं, टूरिस्ट स्पॉट्स पे हमने फैसिलिटीज क्रिएट की हुई है उस टाइम की। शायद 2 साल में ही, बड़ा मुश्किल था, हालात भी बहुत खराब हुआ करते हैं उन दिनों में। तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट था, लेकिन दबाने की कोशिश की गई। अपोजिशन में थे हम। ये म्यूनसिपैलिटी हमारे कंट्रोल में थी, लेकिन पावर सेक्रेटरी में जो थी पीडीपी कांग्रेस के पास थी। उसके मजीद बाकी मरहले आए। 370 का जो एब्रिगेशन हो गया, ये एज ए पॉलिटिशियन, एज ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, शायद उस वक्त के जुम्माओं को लगा होगा सरकार में जो रहने वाले लोग थे कि हम एक ऐसी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी है जो इन्फ्लुएंस कर सकती है किस तरीके से लोगों को इस आर्टिकल के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए। तो जेल में ले गए, हमें रखा गया। कोई मैं 6.5 महीने बंद रहा। 6 महीने बंद निकलने के रहने के बाद
बहुत से किस्म का प्रेशर हम पे रखा गया। मुझे इसमें कोई दो राय नहीं है बोलने में, ना ही मुझे इसमें कोई हिचकिचाहट होती है कि बहुत तरीके का प्रेशर किया गया। हमारे उसके बाद घर गिराए गए। एक डिमोलिशन ड्राइव का ड्रामा जो रचाया गया, कहा गया जी शहर में करनी है, लेकिन अगर आप देखेंगे हकीकती मायनों में वो डिमोलिशन ड्राइव सिर्फ एक घर के लिए थी। आप देखेंगे उसका, अगर मैं आप ही से पूछूंगा दूसरा बताइए क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो डिमोलिशन ड्राइव सिर्फ एक घर के लिए थी। क्यों? पर्पस था लोगों का कि हमारे से कुछ वो चाहते थे जो हमने नहीं माना। फिर हमारी सिक्योरिटी विड्रॉ की गई, जो हमारे 30-35 साल से हमारे घर में गार्डें लगी थी वो उठाई गई। एक पीएसओ हमारा ड्राइवर तक नहीं रखा गया। जितना तरीके से हमारा अगर कुछ काम चलता है जो रेगुलर इंसान अपने नो लिविंग के लिए जरूरी होता है, उस पर अटैक किया गया। तो ये सब चीजें, जहाँ वो एक पार्ट था जहाँ मैं मेयर बना या यूथ प्रेसिडेंट बना या बाकी चीजें, इसका दूसरा पार्ट ये भी है कि इसमें बहुत परेशानी भी देखनी पड़ती है। और हम हर चीज का रोना हम टीवी पे या चैनल्स पे नहीं रो सकते। लेकिन हाँ, वो हमने बर्दाश्त किया। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने, मुझे लगता है कि उस चीज का हमें बदला दिया है, मैंडेट दिया हुआ है। आज हम इस पोजीशन में है, जो हमारा स्टैंड था कि वो वक्त रहेगा नहीं। हमें जब प्रेशराइज किया गया बहुत चीजों के लिए, शायद कहीं पार्टियां तोड़ने के लिए, तो हमने वो रेजिस्ट किया वो प्रेशर। तो आज हमारा जो मौकफ तब था कि वो वक्त रहने वाला नहीं है, वो जबरदस्ती रहने वाली नहीं है, तो आज वो सही साबित हो रहा है। आज सब कहते हैं कि नहीं जी, आज जो हो रहा है वही सही हो रहा है। अच्छा, जो कि आपने 370 की बात कही, आप अराउंड 6 to 7 months SKICC में आप लॉज थे, जो कि सब जेल बनाई गई थी उस टाइम पे। थोड़ा उसके अंदर थोड़ा बता सकते हैं कि आप दिन कैसे स्पेंड करते थे उस टाइम पे, और स्पेशली जब आपको पुलिस आई थी कि इतला करने, वो मोमेंट कैसा था, क्या हुआ उस टाइम पे, और फिर आपकी जो जर्नी थी 6 साढ़े 6 महीने आपने कैसे गुजारे थोड़ा सा। अगस्त 4 को तो खैर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता क्या हो रहा है। मेरे एक लोकल रेडियो स्टेशन में मेरे दोस्त थे, वो कहते कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी आप उम्मीद नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं अब इशारा मिल रहा था ये होने वाला है। रात को जब फोन बंद हो गए 12 बजे, तो दूसरे दिन ही मेरे वालिद साहब को लेने के लिए पुलिस आ गई। हम बैठे थे तो निकल गए। तो उनको कहा गया कोई दिन की बात है तो फिर आपको निकाल लेंगे वापस। तो हम, ये थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। तो एक दिन का गैप बीच में आ गया, उनको सेंटर ले गए, एक दिन का गैप आ गया बीच में। तो मेरे को भी पुलिस लेने के लिए आ गई। तो मैंने कोशिश की थी रेजिस्ट करने की कि हमारे घर में कोई मेल मेंबर है नहीं अभी इस वक्त, और मेरे भाई यहाँ नहीं होते हैं, तो यहाँ खाली फीमेल मेंबर्स हैं। तो लेकिन उन्होंने काफ़ी इंसिस्ट किया, माना नहीं उन्होंने। तो फाइनली दे टुक मी टू सेंटर, देन लेटर ऑन एमएलएज हॉस्टल जो भी था। उस दौरान हमारी फैमिली को काफ़ी सफ़र करना पड़ा, क्योंकि ऑलरेडी जो सिस्टम था हमारे घर में, एक सिक्योरिटी सिस्टम होता था, वो भी विड्रॉ हो गया हुआ था। उसके बाद घर वालों को मिलने नहीं दिया जा रहा था। तो बहुत उनको ह्यूमिलिएट किया जा रहा था बाहर दरवाज़ों पे। तो मेरे को एक बात अभी भी याद है, मेरे बच्चे मेरे बर्थडे पे वहाँ आए थे, तो वो 5 घंटे बाहर रहे थे गेट पे। फिर फाइनली जब 5 साढ़े 5 घंटे बाद आ गए, तो चक्कर आ गया उनको अंदर आते-आते। तो ना वो केक रहा और ना वो ऐसा रहा कुछ। ये ऐसी सिचुएशंस थी। एक मेरे बिल्कुल छोटे बच्चे हैं मेरे, तो उन्होंने जब अंदर आ गए तो वो गिर गए दोनों वहाँ। तो फिर ऐसे ही वापस चले गए उधर से। तो ये सिचुएशन थी। बाहर तो लगता था ऐसे ही जेल में रखा, नहीं, एक जितना इनसे बन पाया प्रेशराइज़ किया हमको, वो सब किया गया। फिर फाइनली मुझे साढ़े 6 महीने बाद छोड़ा गया, मगर सागर साहब को 11 महीने बाद हमने कोर्ट ऑर्डर से इनका पीएसए जो है वो खत्म करवाया। हाँ, ही वाज़, हाँ, जिनका कोर्ट ने 11 महीने बाद, सबसे ज़्यादा टाइम वही रहे, तो उनका कोर्ट ने फर्स्ट वन, और जो उनका कोर्ट ने उनका रिजेक्ट किया हुआ था पीएसए, और उनको रिलीज़ किया गया था। तो ये सब हमने मरहले देखे। ये जहाँ एक अच्छा पार्ट होता है इसका, जहाँ पावर अटेन करते हैं, जहाँ आप एमएलए बनते हैं, जहाँ मिनिस्टर बनते हैं, लेकिन ये चीज़ें इसके साथ-साथ होती हैं। एक जो आप पावरफुल आदमी आगे हैं, जो सरकार आपकी आगे है, वो आपको मसलना चाहती है, दबाना चाहती है। और इस सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, जो बीजेपी की सरकार दिल्ली में थी, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी हमें ब्लैकमेल करने की, हमें तंग करने की, हमें टाइट करने की, कि हम कहीं न कहीं उनकी बोली बोले। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई जो मैं शायद यहाँ नहीं बता सकता, जहाँ उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी कि हम वो करें जो वो चाहते हैं, जो हमने नहीं किया, जिस चीज़ का मुझे बहुत फ़क्र है, जिस चीज़ का हमें फ़क्र है। नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं टूटी। ये मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूँ, ये हर एक के साथ हुआ है। वन और अदर वे, ये हर एक पार्टी लीडर के साथ हुआ है। बड़े से बड़े, छोटे से छोटे। डॉक्टर साहब के साथ बहुत ज़्यादा उनको ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की गई, ईडी के नोटिस भेजे गए बार-बार। उमर साहब से ऐसे कुछ नाशाइस्ता चीज़ें की गई,
उनको घर से नोटिस दिए गए जो उन्हें खुद ही बाद में छोड़ा। तो ऐसा ऑलमोस्ट हर एक के साथ किया गया, लेकिन हमारा स्ट्रॉन्ग विल एक ये है, अपना डिटर्मिन्ड है हम अपने गोल की ओर। शेर कश्मीर की जमात ने आज कम से कम इस बार प्रूव करके दिखाया है कि आप हमें तोड़ नहीं सकते। नहीं तो ऐसी कोई भी, मैं यकीन से कह सकता हूँ आपको अजान साहब, ऐसी कोई भी कोशिश गवर्नमेंट और बीजेपी ने नहीं छोड़ी हमको तोड़ने की, कि जो वो नहीं कर सकते। लेकिन हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि उनको लगे कि हम कमजोर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि अब हम इलेक्शन के सीज़न में हैं और हमारा कॉन्वर्जेशन वहीं की तरफ मुड़ रहा है, मैं थोड़ा प्रेजेंट में जो क्वेश्चंस अभी निकल रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर और स्टेटमेंट्स में कि आपने भी अभी शेयर किया कि बहुत सारी मेमोरीज आपके साथ ऐसी हैं 5 साल की जो काफ़ी बिटर हैं। तो देर इज़ स्पेकुलेशन अभी फ़िलहाल कि एनसी शायद ही एक अच्छी बिग मेजॉरिटी वोट्स के साथ आ सकती है, मतलब कश्मीर के अंदर। जम्मू के अंदर ऐसा स्पेकुलेशन है कि शायद बीजेपी इमर्ज हो जाए। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्पेकुलेशन कि एनसी और बीजेपी की भी अलायंस हो सकती है, जो कि एनसी ने रिफ्यूट की है। आगा रोला साहब के काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स आए हैं उसके ऊपर, और भी पॉलिटिशियंस के आए हैं। तो आपका क्या इसके अंदर रिएक्शन है इन सारे स्पेकुलेशंस का या रूमर्स का, जो बोल सकते हैं? अगर हमने बीजेपी के साथ किसी तरीके की बात करनी होती, तो हम 5 साल इतनी परेशानी से नहीं गुजारते, और शायद यहाँ इतना नुकसान नहीं हो गया होता। हम मानते हैं कि बीजेपी का कोर एजेंडा यहाँ की ऑटोनॉमी, यहाँ का स्पेशल स्टेटस, यहाँ का जो ये जो हमारा मुस्लिम मेजॉरिटी कैरेक्टर है हमारा, यहाँ का ये जो ज्योग्राफी के हिसाब किताब, ये सारा वो तहस नहस करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है जो भी उनसे मिलेगा, वो अपनी पॉलिटिकल आइडेंटिटी तो खत्म कर ही रहा है, साथ साथ में वो खुद का भी जनाजा निकाल रहा है इस चीज को लेके। सो आई डोंट सी एनी पॉसिबिलिटी, एक्चुअली आई डोंट सी एनी पॉसिबिलिटी अलाइनिंग विद बीजेपी फॉर एनी रीजन। चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो गवर्नमेंट बनती है नहीं बनती है, बीजेपी कैन नेवर बी एन ऑप्शन फॉर नेशनल कॉन्फ्रेंस, फॉर दैट मैटर फॉर एनी सेक्युलर पार्टी इन जम्मू एंड कश्मीर। तो और जहां हमने पहली अलायंस किया हुआ इंडिया नेशनल कांग्रेस के साथ, तो हमसे ये सवाल पूछे भी नहीं जाने चाहिए। वी आर पार्ट ऑफ इंडिया ब्लॉक, तो हमसे ये सवाल पूछे नहीं जाने चाहिए। लेकिन एक हमारे माशरे में, हमारे तबके में, हमारी सियासत में कुछ लोगों को प्लांट किया गया हुआ है, आप ये पूछिए, आप ये पूछिए। लेकिन इस झूठ की उम्र ज्यादा नहीं होती है, 3 दिन बाद रिजल्ट आने वाले हैं, तो यू विल कम टू नो सच और झूठ क्या है। सो इस चीज से लोगों को बेफिक्र रहना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टैंड बाय इट्स ये जो कमिटमेंट, नो बीजेपी, इवन एट द कॉस्ट ऑफ नो गवर्नमेंट, नो बीजेपी। क्योंकि हमारा भी बैकग्राउंड जर्नलिज्म का ही है, हमने इस इलेक्शन को भी कवर किया है, तो हमें कहीं ना कहीं कसर लगी कांग्रेस पार्टी की तरफ से। नेशनल कॉन्फ्रेंस का हमें लगा कि मोबिलाइजेशन बहुत स्ट्रांग है, रीजनल पार्टीज़ का तकरीबन सबका ही, लेकिन कांग्रेस एक नेशनल पार्टी होते हुए भी जम्मू में शायद उतना ये नहीं पेनिट्रेट नहीं कर पाए। और आपकी जो कि अलायंस है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ कसर होगी जम्मू में, जहाँ पे कुछ सीट्स शॉर्ट, यू कैन फॉल शॉर्ट ऑफ सम सीट्स, ऐसा लग रहा है। तो उस सूरत हाल में किन पार्टीज़ के साथ आप, अगर कोई आपको रीच आउट करना चाहे, या अगर आप किन को रीच आउट करें, क्योंकि पीडीपी ने, महबूबा मुफ्ती जी ने एक स्टेटमेंट दिया कि कोई भी गवर्नमेंट, सेकुलर गवर्नमेंट नहीं बन सकती जम्मू कश्मीर में जब तक पीडीपी साथ नहीं हो, या और भी जो इंडिपेंडेंट्स है या बाकी भी जो है। तो विच ऑफ द पार्टीज इनमें से कंप्लीट नो है, और किन पार्टीज़ के लिए आप सोच सकते हैं कि? देखिए, एक्चुअल चीज तो बाहर निकल आती है रिजल्ट्स के बाद ही, अलायंस भी रिजल्ट्स के बाद ही बनते हैं। अब हाँ, कुछ चीजें आपकी कैटेगोरिकली नो लिस्ट में है, और तो दैट इज बीजेपी, वो आपकी नो लिस्ट में है, दैट इज वट एवर द रिजल्ट, दैट फॉल्स नो लिस्ट। तो जहां तक बात है बाकी पार्टियों की, और बिलखुसूस कांग्रेस की शायद इतना एग्रेसिवली कैंपेन ना करने की, वो शायद हमने भी कहीं ऑब्जर्व किया हुआ। उमर साहब ने भी इस पे एक ट्वीट किया था बीच में ड्यूरिंग द कैंपेन, कि एग्रेसिवली कैंपेन नहीं हो रहा है, और हमारे जो सोर्सेज हैं उन्होंने कहा कि जो पैटर्न कैंपेन का होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। रीजंस बेटर नोन टू कांग्रेस, वी डोंट नो दैट। लेकिन हाँ, अगर वो कमजोर होते तो अल्टीमेटली बात हम पर ही आ जाती है। फिर हमें नेचुरली वी हैव टू लुक फॉर अदर ऑप्शंस, जो हमारे यहाँ सेक्युलर माइंडेड पार्टीज हैं, इंडिपेंडेंट्स हैं, कश्मीर बेस्ड खास तौर पे है। तो वो एक सिचुएशन बनेगी, बट दैट विल बी पोस्ट इलेक्शन इंशाल्लाह। लेकिन हाँ, अगेन आई वुड से व्हाइल कंक्लूडिंग दिस क्वेश्चन, कि सब ऑप्शंस ओपन है अदर देन बीजेपी। इसमें अपनी पार्टी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस भी आ सकता है क्या? देखिए, मैंने लास्ट टाइम देखा था सजाद साहब कह रहे थे कि मैं कभी भी नहीं जाऊंगा। दिस लाइज विद लीडरशिप, वो किनको लाना चाहते हैं, किन से नहीं लाना चाहते। लेकिन मुझे लगता है एक ये अगर खुले दिल से, साफ नीयत से
साफ दिल से कोई आना चाहे अदर देन बीजेपी, पर्टिकुलरली प्रो कश्मीरी, मुझे नहीं लगता उसमें कोई इशू होना चाहिए किसी को। तो उसके अंदर इंजीनियर रशीद भी इंक्लूड हो सकते हैं बेसिकली। अब कोई प्रॉक्सी नहीं होना चाहिए तो बाकी वक्ती मुझे नहीं लगता इंजीनियर रशीद को बीजेपी करने देगी वो सब। तो लेकिन हाँ, बाकी अगर लोग चाहेंगे तो उनको आना चाहिए। एक कश्मीर कॉज जो है, जो जम्मू कश्मीर का कॉज है, उसको पूरा करने के लिए सब सेक्युलर माइंडेड पार्टीज को आना चाहिए, ये मेरा मानना है। अच्छा, वोटिंग के ऊपर हम बात करेंगे। वोटिंग ऑल ओवर परसेंटेज से आप खुश हैं क्योंकि 2014 और 8 के मुकाबले में कम हुई है, और स्पेसिफिकली क्योंकि आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड श्रीनगर में है, श्रीनगर में और भी कम हुई है। तो ये क्या वजह है श्रीनगर की? ऑल ओवर वोटिंग भी कम क्यों है, और श्रीनगर की स्पेसिफिकली क्यों कम है? क्या अभी भी यहाँ पे जो एक सेंटिमेंट है, सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट है, वो अभी भी स्ट्रॉन्ग है, या इट इज़ जस्ट प्योर डिसइल्यूजनमेंट? देखिए, ये मैं दो सूरत में बताऊंगा आपको। अब आप कहेंगे जी इंटायरली कम है, मैं उसको इस तरीके से नहीं देता। मैं कहता हूँ 2014 में हजरतबल असेंबली सेगमेंट में 28,000 वोट पड़ा था और एमएलए इलेक्शन के लिए। आज वहीं 36,000 वोट पड़ा है, 36,500 वोट तो रेस हो गया हुआ है। जहां आपको आदत ही नहीं है पिछले 30 साल से वोट डालने की, वहां आप एब्रप्टली 6-7 हजार आज ऐड करें पिछले वाले इसमें। तो वैसे ही खानियार में अगर मैं आपको बताऊंगा, वहां भी 2014 में 13,000 वोट पड़े थे, आज 24,000 पड़े हैं, तो 10,000 का हाइक। ठीक है ना? तो ये आप अगर जनरली आप देखेंगे, हाँ जी कम वोटिंग होगी, लेकिन आप इसको देखेंगे ये ग्रेजुअल प्रोसेस से वोटिंग बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ आप एक इस माहौल से आ रहे हैं जहां आपने इसको वोट को गुना समझा था, जहां आपने समझा था जो वोट पे डालेगा उसको गोली खानी है शाम को। यहाँ एक ऐसे माहौल से वोट वोट का ये हो रहा है, हाइक हो रहा है, जो उंगली पे निशान डालता उसको लगता है मेरी उंगली काटेंगे शाम को। वो शायद दिमाग पढ़ने मस्जिद भी नहीं जाता था क्योंकि मेरी उंगली पे निशान है, तो मैंने इस सिचुएशन में अगर 10-10 हजार वोट बढ़ता है एक एक असेंबली सेगमेंट में, तो हमें इसको वेलकम करना चाहिए, उम्मीद करनी चाहिए आने वाले टाइम में ये 20,000 बढ़ जाएगा। I compliment them whosoever came out and voted in Srinagar. मैं उनकी तरह नहीं जो ये बहुत से लोग समझते हैं कम हो गया, नहीं। हमें याद है हब्बा कदल कॉन्स्टिट्यूंसी में 4,000 वोट पड़ा था जब शमीमा जी जब हार गई एक बार। तो वो सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो कश्मीरी पे ही पड़ा ना, जो नहीं होना चाहिए वो हो गया। आज वहां कोई 18,000 वोट पड़ा है, ये एक हाइक है, ये एक राइज है वोटिंग परसेंटेज में। शायद ये और 10 साल ले ले जहां श्रीनगर के लोग क्या बोलते हैं इसको 60% वोट करें। और अर्बन इंडिया में अगर आप ओवरऑल देखेंगे, पूरे अर्बन इंडिया में रूरल इंडिया के कंपैरिजन में वोटिंग थोड़ी कम होती है। और यहाँ मैंने आपको स्पेसिफिकली बताया, श्रीनगर एपिसेंटर था एक अलग वॉइस का, सेपरेटिस्ट वॉइस का। आप इनको ये क्रेडिट दे दीजिए कि ये बहुत से लोग निकले हैं आज। मैं आपको हर एक सेगमेंट में बोल सकता हूं कम से कम 10-10, 15-15 हजार 2014 के वोटिंग परसेंट से बढ़ गया है। सो आई सी इट एज समथिंग जो वेलकमिंग होना चाहिए और जिसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। हमें डिमोरलाइज नहीं करना चाहिए लोगों को, आप नहीं निकलते। आई अप्रिशिएट दिस, आई अप्रिशिएट देयर कमिंग आउट ऑफ द होम्स। अच्छा, श्रीनगर की हम बात करते हैं। यहाँ पे आपके हमने देखा कि आपके फादर भी एक सीनियर पॉलिटिशियन रहे हैं यहाँ पे, जिनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, आपका भी। लेकिन इन द लास्ट 5-7 ईयर्स यहाँ पे कुछ और पर्सनैलिटीज़, पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़, इफ़ आई एम अलाउड टू से दैट, इमर्ज हुई हैं, जो अजीम मतो साहब है या शेख इमरान साहब है, जिनके साथ आपका काफ़ी राइवलरी रिलेशनशिप रहा है। थोड़ा सा उसके ऊपर आप लाइट डाल सकते हैं, क्योंकि मीडिया में बहुत सारी चीज़ें नहीं आती हैं खुल के उसमें आज के माहौल की वजह से। तो आप थोड़ा बता सकते हैं कि आपकी क्या है इक्वेशन उनके साथ? देखिए, मुझे नहीं पता आपकी इसमें डेफिनेशन क्या है प्रोमिनेंट पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज की। यस, जुनैद स्पोक्स पर्सन रहे हैं हमारी पार्टी के भी। जुनैद रहे हैं, फिर दूसरी पार्टी में भी अच्छी पोजीशंस पे रहे हैं, यूथ प्रेसिडेंट भी रहे अपनी पार्टी के, मेयर रहे हैं सबसे बड़ी बात श्रीनगर सिटी के 5 साल, और उन्होंने अपना मेटल प्रूव किया हुआ बहुत जगह पे। ये उनकी अपनी ज़ाती राय है, वो कहाँ जाते हैं, वो कहाँ नहीं जाते हैं, वो किसके साथ रहते हैं, वो कैसे इलेक्शन लड़ते हैं। यस, वो एक जुनैद मतो साहब जो हैं, वो एक एंटिटी हैं पॉलिटिक्स में अपने एंड पे, जो उनका है। बाकी वो कैसी पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, बट हाँ, वो एक बात बोलते हैं अपनी। फिर वो उनके कंडक्ट से, पब्लिक कंडक्ट से जब वो जाते हैं, मतलब वो पार्टियाँ उनकी 2-3 बार चेंज हो गई है, उनको खुद देखना है वो कैसे उस चीज़ को हैंडल कर रहे हैं। बट ज़ाती तौर वो एक वॉइस है, वो अपनी बात जब रखते हैं तो कुछ लोग सुनते भी हैं। और मे बी आने वाले 2-5 साल में, 10 साल में वो एक ऐसी स्पेस क्रिएट करे अपने लिए, जो एक ऑलरेडी बने बहुत सी चीज़ों के लिए।
तो जहाँ तक आप बाकी नाम ले रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी ने ऐसी और स्पेस क्रिएट की हुई है। हाँ, अपने आप को बचाने के लिए अगर कोई पॉलिटिशियन बनेगा, तो उसमें कुछ कर नहीं सकते। जैसे यहाँ दिल्ली ने बहुत कोशिश की पॉलिटिशियन बनाने की। अब पब्लिक लाइफ में आप गाली-गलौज करेंगे, पब्लिक लाइफ में आप एक डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं करेंगे, आप ये नहीं देखेंगे आप किसी औरत के बारे में बात कर रहे हैं, आप किसी बुज़ुर्ग के बारे में बात कर रहे हैं, हम तो ये नहीं मानते। मैंने भी इलेक्शन लड़ा है अभी हज़रतबल में, तो मेरी जो अपोनेंट थी, आसिया नक्काश जी, तो मुझे बहुत डिसेंट लगी वो। मुझे लगा कि जेन्युइनली एक अच्छी मेरी जो अपोनेंट है, मैं अच्छे अपोनेंट से कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ। एक डिग्निफाइड मैनर में डिग्निफाइड कैंपेन चलाया उन्होंने। पॉलिटिक्स लीडर आप तब बनते हैं जब आपने खुद ने डिग्निटी मेंटेन करी है। पहले आप वो डिग्निटी मेंटेन कर लीजिए। मैंने आपको कहा आसिया नक्काश जी के बारे में, हमने इलेक्शन फाइट किया, लेकिन मैंने कभी भी नहीं देखी, मैंने उनके 4 इंटरव्यूज़ देखे। चारों में उन्होंने मेंटेन किया कि हाँ, मेरा मुकाबला है एंड मैं लड़ती आई हूँ मुकाबलों में, तो हम देखेंगे क्या होगा। बहुत डिसेंट, बहुत डिग्निफाइड, मुझे अच्छा लगा एंड आई अप्रिशिएट दैट। एक उसी मुकाबले में कुछ लोग लीडर बने निकले हैं जिनको दिल्ली, जिनकी कोई ग्राउंड पे ये है नहीं, मतलब स्ट्रेंथ है नहीं, उनको एस्कॉर्ट्स दिए जाते हैं, उसके बाद वो दिल्ली की कहने पे गालियां निकालते हैं। उनको इस चीज का मिलता है पैसा एंड बाकी चीजें, जिनको गालियां निकालते हैं। सो आई डोंट सी, आपको भी उनको लीडर कहना चाहिए। मैं इसको ज़्यादा ड्रैग नहीं करूंगा इस क्वेश्चन को, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि पॉलिटिक्स में डिग्निटी मेंटेन करना ज़रूरी है। आपकी जो पर्सनल लाइफ है, आप एक इतना पर्सनली जा सकते हैं कि आप किसी के घर पे पहुंच जाए, आप किसी के घर भाई बहन बच्चे, ये हमने नहीं देखा पिछले 40-45 साल की सियासत में। चाहे कितने भी आपके मुखालिफ रहे, कितने भी, चाहे वो नए हो पुराने हो, लेकिन जो डिग्निटी मेंटेन करनी है, अगर वो नहीं कर सकते उसको लीडर नहीं बोला जा सकता। राइवल्स की क्योंकि अब बात हो रही है, आप एनसी के राइवल्स हैं, आपके पर्सनल राइवल्स भी है। आप आप थोड़ा हमें नॉन एनसी एक ऐसी शख्सियत के बारे में बोल सकते हैं जिससे आप राइवल ही सही, लेकिन आप इम्प्रेस थे, आप इन 5-6 साल में जो मतलब आपको इम्प्रेस किया है, और एक ऐसी शख्सियत जो राइवल होके भी आप डिसअपॉइंट हुए हैं उनसे, ऐसे कोई है आपकी नज़र में? लाइक किसी और पार्टी से, किसी और पार्टी से कि वहीद इमर्जिंग फेस है, वहीद इज डूइंग गुड, वहीद से लोग एक्सपेक्ट करते हैं, मैं समझता हूँ, ये मेरी ज़ाती राय है। और मैंने जब भी वहीद के साथ कन्वर्सेशन किया हुआ है, तो मुझे लगता है कि नहीं, वो डिलीवर कर सकता है। मेरा खुद का 24 साल का एक्सपीरियंस है लोगों से मिलने-जुलने का, आई कैन सी वहीद अच्छा करेगा पब्लिक लाइफ में। फॉर दैट मैटर, अभी आप कुछ का नाम ले रहे थे कि है लोग, अगर थोड़ा अपने ना थोड़ा-सा चेंज लाए चीज़ों में, तो बड़े लोग हैं जो काम कर सकते हैं। वहीद इज़ वन अमंग देम, मुझे लगता है। और ऐसा कोई है जो जिसको आप काफ़ी डिसअपॉइंट जिससे हुए हैं आप इन 5 साल में, कंडक्ट से या किसी से? मैं एक ही इंसान से डिसअपॉइंट होऊँगा, या जितने भी वो होंगे, जिनको ये नहीं पता चलेगा कि हमारा मयार क्या है सियासत में, हमें बात क्या करनी है, मतलब स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए सियासत का, बेसिक्स क्या है सियासत के। आप जर्नलिस्ट को गाली नहीं दे सकते, आप अपने राइवल को गाली नहीं दे सकते, आप उसको किसी गंदे नाम से नहीं बुला सकते, आप किसी के फैमिली मेंबर्स को, फीमेल फैमिली मेंबर्स को अपनी कॉन्वर्सेशन का हिस्सा नहीं बना सकते हैं। cannot make no fun out of politics, cannot make fun out joke out of your politics जो आप कर रहे हैं। तो वो राइवल्स है, वो गंदे लगते हैं हमेशा, वो चाहे कितने भी अमीर हो, उन्हें चाहे पैसा कहाँ से भी लाया हो, उनके डिटेलिंग क्या हो, वो किसी भी मुल्क, अलग अलग मुल्कों से रब्ता रखते हो, वो पावर इन्फ्लुएंस अलग चीज़ है। लेकिन जिस जहाँ भी आप काम करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो लिमिटेशंस है, जो आपका जो लाइन है, वो क्रॉस नहीं करना चाहिए। वो इम्पोर्टेंट, जो वो लाइन क्रॉस करते हैं, वो लोग अच्छे नहीं लगते हैं। हमने अभी कुछ वक्त पहले बात की नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड इंडिया अलायंस की, कांग्रेस अलायंस की। कांग्रेस ने थोड़ा सा शायद खामी रही है कांग्रेस के कैंपेनिंग में जम्मू में। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या प्लान है जम्मू के लिए स्पेसिफिकली, कि क्योंकि अभी आपने काफ़ी सारी सीट सीड कर दी कांग्रेस अलायंस की वजह से, आपने वहाँ पे दिए, तो कहीं ऐसा तो ना हो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक सिर्फ कश्मीर बेस्ड पार्टी बन जाए? उसको प्रिवेंट करने के लिए आप लोग क्या सोच रहे हैं आगे करने के लिए? नहीं, ऐसा तो नहीं है। अब इलेक्शन में एक सिचुएशन खड़ी हो जाती है, एक पॉइंट आ जाता है जब वो अलायंस करना पड़ता है। उस पे हमने कोशिश की कि जम्मू में कुछ सीटों में फ्रेंडली अलायंस करे, जैसे बानीहाल एक सीट है। तो इसलिए ऐसा नहीं है, हमारा तो जम्मू में इक्वल प्रेज़ेंस है। हमारा हर एक असेंबली से एक वोट है वहाँ। कहीं अगर 2000 है, कहीं 3000 है, तो बहुत सी जगहों पे हम जीतते हैं। हम आज भी जम्मू में से 8-9 सीट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आज की डेट में भी, इस वक़्त भी, अलायंस में जाके भी।
तो एक हमने अपने इंडिपेंडेंट जो हमारे कलीग हैं हर्षवर्धन जी, हर्षदेव सिंह जी, तो उनको भी दी हुई है। सो ऐसा नहीं कि आप कहेंगे जी ये रीजनल कश्मीर रीजनल पार्टी जैसी बनेगी, जैसे हमारे यहाँ बहुत सी पार्टियां हैं जो खाली कश्मीर में इलेक्शन लड़ती है, जम्मू में इलेक्शन नहीं लड़ती है। हमारा जम्मू में 96 में 16 सीटें जम्मू डिवीजन से आई थी, एंड वी आर द ओनली पार्टी इन जम्मू एंड कश्मीर जिनका मेंबर पार जम्मू पुंछ सीट से मेंबर पार्लियामेंट बना हुआ था, चौधरी तालिब हुसैन साहब 96 में, 97 में। तो आप नेशनल कॉन्फ्रेंस स्पैन अक्रॉस जे के, और आज भी हमारा लद्दाख करगिल में यूनिट एग्जिस्ट करता है। हमारा ही डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो है वहाँ एमपी बना है आज, सिटिंग एमपी है वहाँ का। तो हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। हमें देखना है पोस्ट पोल अलायंस में जहाँ हमारी कमियां रही, अब जो सीट्स हमने शेयर करनी पड़ी, तो वो हम बराबरी में कैसे लाए गवर्नमेंट में इंशाल्लाह आके, वो हम बराबर कैसे लाए। उसके लिए पार्टी हाईकमांड बैठेगा और जो टॉप मोस्ट लीडर्स है पार्टी के वो इंश्योर करेंगे अगर कोई चीज़ कहीं रह गई है इस इलेक्शन के दौरान तो उसको फुलफिल किया जाए। और इक्वली पार्टी जम्मू पे जो हमारा जम्मू स्ट्रेंथ है हमारी, क्योंकि आज की डेट में अगर देखा जाए जो अलायंस का दौर चला है, जम्मू की 8-10 सीटें ही अगर आती हैं तो हमें यहाँ वहाँ मत हो जाती है। सो बाय ऑल मीन्स जम्मू इज अवर प्रायोरिटी। वो अगर ये बैकबोन है तो वो, अगर कश्मीर बैकबोन है तो वो बॉडी है, तो दोनों एक ही हिस्सा है, वी कैन नेवर इग्नोर जम्मू। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक मुस्लिम सेंट्रिक पार्टी पेंट करने की कोशिश की गई है पिछले कुछ सालों में, तो इसके लिए क्या स्ट्रेटजी है टू रीच आउट टू अदर कम्युनिटीज? देखिए मेरी इनिशियली मेरी ज़ाती राय है, बट मैं एफिलिएटेड हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस से, तो एंटायरली आप शायद नहीं मानेंगे इस चीज़ को। मुस्लिम प्रो मुस्लिम रहना कोई बुरी बात नहीं है, रहना भी चाहिए। अगर मराठा मराठी वाली बात बोलता है या बाकी कोई बोलता बंगाल बंगाली बोलता है, तो अगर हम यहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी कैरेक्टर बराबर रखना चाहिए तो बुरी बात नहीं है। हम नहीं कहते जैसे पुराने दौरों में होता था कि नहीं जी मुसलमान को तंग करो, मारो उसको, परेशान करो उसको, बेगार के लिए ले जाओ, नहीं। सेक्युलर मुल्क है, इक्विटेबल डेवलपमेंट का नारा फारूक साहब ने दिया 96 में, तीनों खितों की एक जैसी तरक्की। लेकिन एट द सेम टाइम जो इसका मुस्लिम मेजॉरिटी कैरेक्टर है जो बार बार इस पर अटैक किया जा रहा है, आप डिलिमिटेशन कर रहे हैं, आप 6 स्टेटों में बढ़ा रहे हैं, एक कश्मीर में बढ़ा रहे हैं, वो वहां बढ़ा रहे हैं जहां जरूरत नहीं थी शायद, लेकिन जहां जरूरत थी वहां नहीं बढ़ाई आपने। तो बाकी जो जितने भी एमएचए से ऑर्डर्स हैं आज तक, तो कहीं ना कहीं अटैक तो हो रहा है। अगर हम उसको प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं इन द नेम ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी, मुझे लगता है इसमें कोई बुरी बात है। हम पूरा यकीन रखते हैं कि तीनों खितों को लेके, इन लद्दाख करगिल जो आज हमारी यूनियन टेरिटरी में नहीं हिस्सा है, उन सबको लेके वो अभी भी जम्मू के लीडर्स पे, कश्मीर के लीडर्स पे रिलाई करते हैं वहां के लोग। आज भी वो, चाहे वो बीजेपी के लोग क्यों ना हो, वहाँ कांग्रेस के एनसी के लोग अभी भी अपने हेडक्वार्टर्स पे जम्मू कश्मीर में आते हैं और कहते हैं हमारा कुछ कर लीजिए। वही वजह होगी कि एमपी जो है वहां कोई और बना, ना कि बीजेपी का बना। तो हम इक्विटेबल डेवलपमेंट चाहते हैं तीनों रीजन्स की, बट एट द सेम टाइम जो है मुस्लिम मेजॉरिटी कैरेक्टर है वो खराब नहीं होना चाहिए, उसके लिए भी हमें फाइट करना चाहिए और करेंगे भी इंशाल्लाह मुस्तैद। अच्छा, इंटरनेशनल की अगर थोड़ा बात करें स्फेयर की, तो आपने रिसेंटली खबर सुनी होगी कि एससीओ मीटिंग जो होने वाली है उसमें एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जाएंगे। तो आपका एनसी का तो स्टैंड रहा है कि डायलॉग होना चाहिए इंडिया पाकिस्तान में। आप एक थॉट देख रहे हैं आपकी कि आपको ज़्यादा उम्मीद नहीं है इस विजिट से? नहीं, मैं आपको ये बताऊं, अच्छी बात है, ये शुरुआत हो रही है। हमेशा हम हामी रहे हैं कि दो मुल्कों के बीच बात हो जाए और ये सिलसिला ठीक रहे, लेकिन ये उनके लिए इम्पोर्टेंट बात है जो कहते हैं मसला ही नहीं है, जो कहते हैं जरूरत नहीं बातचीत की। बातचीत वो करनी पड़ेगी। आज भी हम देख रहे हैं कहीं पुंछ में, कहीं कारगिल में, कहीं कहीं और अभी भी अटैक्स हो रहे हैं, हमारे जवानों को मारा जा रहा है, एक सिपाही मारा जा रहा है, जेके पुलिस का हमारा एक जवान मारा जा रहा है। ये सब नहीं होना चाहिए, रुकना चाहिए। उस चीज के लिए भी ये एससीओ की मीटिंग हो रही है, दैट इज फाइन, लेकिन इसके मजीद इससे बाहर आके भी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में हर एक ऐसी बात होनी चाहिए जो हर एक डिस्प्यूट खत्म करे। वो जो मोदी जी कहते हैं इसमें सबका साथ सबका विकास, पूरा जम्मू कश्मीर नया कश्मीर, उस नए कश्मीर में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अभी जेलों में बंद हैं, तो उनको जेलों से निकालना है, उनको कन्विंस करना है कि आप डेमोक्रेटिक सेटअप में आ जाएं। आप उनको उनको कंपेल करिए, पहले कन्विंस कर लीजिए कि आप आ जाए डेमोक्रेटिक सेटअप में, तब जाके ये प्रोसेस पूरा होगा। अभी भी इतने वोट डाल के भी ये प्रोसेस इनकम्प्लीट है, एज लॉन्ग एज हमारा नौजवान जेल में है और एक लीडरशिप भी जेल में है जिन्होंने बेशक किसी और तरीके से लड़ाई लड़ रहे थे अपनी। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए हमारे मुल्क के प्रधानमंत्रियों ने उनसे मुलाकातें भी की हैं,
तो वो खुद से ही सब कुछ नहीं चल रहा था, दोनों साइड से चल रहा था। उनको एतमाद हमारे लीडरशिप ने भी दिया था, मुल्क की लीडरशिप ने भी दिया था। बड़ी डेलीगेशन गई वाजपेयी जी से मिलने के लिए, मनमोहन सिंह से मिलने के लिए। वो जेलों में बंद है। एक कश्मीरी मेरे से वो आइडियोलॉजिकली मेल नहीं खाते हैं, लेकिन उनको हमेशा के लिए बंद नहीं रखा जा सकता है। हमारा फर्ज बनता है, जो इलेक्ट होके आएंगे, हमारा फर्ज बनता है उनकी बात करें, उनको बाहर निकालिए। कल को उनको लेट देम फाइट अगेंस्ट अस एंड लेट पीपल डिसाइड सही और गलत क्या है। यासीन मलिक साहब की बात कर रहे हैं या बाकी जो मैं पॉलिटिशियंस? हर एक पॉलिटिशियन की बात, मैं हर एक लीडर की पहले बात कर रहा हूँ जो पॉलिटिकल प्रिजनर है। अगर हम महात्मा गांधी जी को हमेशा जेल में ही बंद रखते हैं, जवाहरलाल नेहरू को, तो फिर तो आजादी शायद नहीं मिलती उस वक्त। अगर हम अच्छा कश्मीर चाहते हैं, अगर हम कश्मीर चाहते हैं जो मुल्क के साथ पूरी तरह ये हो जाए, तो हम क्यों कुछ लोगों को बंद रख रहे हैं जिनके साथ कुछ लोग हैं, और हमें उनको भी कन्विंस करना चाहिए। अगर हम इसमें खुश हैं कि आज लोग बाहर निकल रहे हैं, तो उनको भी बाहर लाइए, उनको भी कन्विंस करिए जो आप कर रहे थे वो सही नहीं है, ये रास्ता सही है। आप इस पे खुद को आजमाइए। लेकिन हम ये एफर्ट, हम साइलेंस नहीं रख सकते इस चीज में भी कि भाई वो लोग बंदे तो चलो ठीक है, बंदे रहने दो। नहीं, दे आर सपोज टू कम आउट, दे आर सपोज टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, दे आर सपोज टू टॉक व्हाट दे थिंक। क्योंकि इलेक्शन के रिजल्ट कुछ ही दिन बाकी हैं उसमें, आप थोड़ा बता सकते हैं कि आप ऑब्वियसली आप बोले हैं कि हम वी आर कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग, तो आप थोड़ा बोल सकते हैं कि कितना चांस आपका है इसमें, रियलिस्टिकली कितना चांस है? इंडिया ब्लॉक एनसी आईएनसी विल फॉर्म गवर्नमेंट इंशाल्लाह मुस्लिम, बहुत यकीन है हमें इस बात। इनका इंजीनियर रशीद साहब का या जो जमात इस्लामी है, इनका क्या इम्पैक्ट होगा आपके उसमें? देखिए, जैसे मैंने अभी आपसे कहा, उनको बाहर निकालिए, उन लोगों को जो भी जेलों में बंद है। वो चाहे वो माफी मांगे या चाहे आपको जिस तरह से कन्विंस कर, उसको बाहर लाइए। हम भी उनसे सवाल पूछेंगे फिर, भाई आप लड़िए इलेक्शन, मगर आपने लोगों को क्यों मरवाया पहले इस बात के। अब जब आपको पता है था कि कुछ होने वाला है नहीं, हम तो ये 50 साल से बोल रहे हैं इलेक्शन लड़ो। अब जमात आज आई ही, मैं जमात के एक लीडर से कुछ दिन पहले किसी एक टीवी प्रोग्राम में सवाल पूछा। वो हमें ब्लेम करते हैं, शेख साहब ने किया, उस साहब ने किया, मुफ्ती साहब ने किया, किसी और साहब ने किया। मैं उनसे कहता हूँ, आप साहब क्या कर रहे थे? आप साहब भी तो थे, आप 50 साल से इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, 40 साल से। आप कुछ और आज आप दोबारा इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो इन बिटवीन जो लोग मारे गए, उन लोगों का क्या? तो वो एक नया फोर्स है फील्ड में, उनको भी ये फेस करना पड़ेगा। अभी तक वो किसी और जोन में थे, अब वो किसी और जोन में आ गए हैं। दे विल फेस क्वेश्चंस फ्रॉम पीपल, तो हम भी उनको सवाल पूछेंगे। अगर उनमें से कोई असेंबली में आता है, हम भी सवाल पूछेंगे। तो लेट द टाइम कम। तो किसी के लिए इजी रास्ता नहीं होता है पॉलिटिक्स में। हाँ, ये मैं जरूर चाहता हूँ, ये हम जरूर चाहते हैं कि हर एक को मौका मिलना चाहिए बाहर आने का, अपनी बात करने का। और जो विकसित भारत का नारा प्रधानमंत्री जी लगाते हैं, सबका साथ सबका विकास, कश्मीर में अभी सभी साथ नहीं है, कुछ लोग दूर भी है, उनकी दूरी को कम करना है, उनको आपस में खुद के साथ मिलाना है। एक मर्सी चांस हर एक का बनता है। अब अगर आपकी गवर्नमेंट फॉर्म होती है कांग्रेस के साथ, तो पहले क्या फर्स्ट मूव्स क्या होंगे आपके, फर्स्ट 2 to 3 या 5 मूव्स क्या होंगे जो आप इमीडिएटली इस पे आप काम करना शुरू देखिए, कर इसमें देंगे? फर्स्ट अगर प्रायोरिटी वाइज देखेंगे तो फिर लोग दोबारा नाराज होंगे, पहले हमारी बात नहीं करती है लोग। ऐसे तो मैं अगर आपके सामने मैं आप ही की बात कहूंगा, हम चाहेंगे मीडिया को फ्रीडम मिले बात करने की। हमको पता, अगर हम कोई बात बोलते हैं, आप उसको खुद ही वो सेंसर करते हैं कि वही बात बोलते जो आपको सूट करती है, शायद आपको जितना बोला गया है। हम मैंने यहाँ देखे हैं जो डेली हमारे न्यूज़पेपर्स होते हैं, वो गवर्नमेंट के प्रेस नोट्स होते हैं ज्यादा बजाय न्यूज़पेपर के। हमने तो 5 साल कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी देखी नहीं उनपे। हमने एलजी साहब का फोटो और उसके बाद बाकी बाकी चीजें, एडवर्टाइजमेंट्स, कोई पॉलिटिकल ये नहीं। चाहे कोई वो उमर साहब हो, महबा जी हो, सजाद साहब हो, डॉक्टर साहब, डॉक्टर अब्दुल्ला साहब हो, या कोई हो, उनकी कोई तस्वीर नहीं, उनका कोई बयान नहीं। शायद छठे पांचवें पेज पे 2 लाइनर। तो हम चाहते हैं पहले आपको आजादी मिले। ये भी एक इम्पोर्टेंट, जब प्रेस की आजादी एक बहुत बड़ा एक मसला है। ये बहुत चीजों का खाल खुद ही निकाल लेता है, किसी के पानी का, किसी की बिजली का, किसी की सड़क का, ये बड़े मसले हल करते हैं। लेकिन पहले वो आपको आजादी मिले, ये भी हमारी प्रायोरिटी होगी। अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है। एंड उसको छोड़ के आज लोगों को बिजली के मसले हैं। ये हमें देखना है कि 2014 से या 2019 तक कैसे चलता था, इतनी हाई एंड बिल्स नहीं आती थी। ये 5 साल में ही क्यों हो गया? लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हम इससे बात करेंगे। राशन की जो कमी होगी लोगों को, ये एक डे टू डे जो घरों में मसले होते हैं। गैस का जो हमने कहा है, या बिजली के मीटर्स का जो हमने कहा है, कुछ यूनिट्स फ्री दिए जाएंगे। ये प्रायोरिटी सेक्टर है, नो डाउट। अनएम्प्लॉयमेंट एक मेजर ये है, उसको कैसे टैकल किया जाए, सेमी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में क्रिएट की जाए जॉब्स। बहुत कुछ है, लेकिन उसके लिए हमें पहले मौका मिलना चाहिए। इंशाल्लाह होपफुली वो मौका हमें मिलता है और हम
एक अच्छा वायबल मैनिफेस्टो और इम्प्लीमेंट करने के लिए सामने लाते लोगों को। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर बिग डे, द इलेक्शन काउंटिंग डे, एंड थैंक यू फॉर coming here and speaking to us. Thank you.